ये एविडेंस में जो चल रहा था, आपकी मन की दशा बताई जा रही थी, और मन की दशा में आपका क्वेश्चन देखिए। तो नाक बंद कर लीजिए थोड़ा देर भाई अभी। नहीं, स्प्रे डाला गया ना, वो थोड़ा चूहा हुआ कहीं मरा है अब उसको। देखिए अब कुछ सही हो गया आपका। देखिए मन की दशा बताई जा रही थी, और मन की दशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड। इसमें आपका मन की दशा के 7 उदाहरण दिए गए हैं, ये बताए गए। और भी मन की दशा के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हमने बताया कि आपका बेईमानी शब्द नहीं दिया गया है। फिर आपका कपटपूर्ण शब्द इसमें नहीं दिया गया है, वह भी आपका मन की दशा में ही आएगा। या स्वैरिता से कार्य किया, स्वेच्छा कार्य किया, ये सब कैसी दशाएं हैं? मन की। तो क्या मन की सभी दशाओं का उल्लेख धारा 14 के लिस्ट में किया गया है कि नहीं? तो कल ही बताया गया नहीं किया गया है, और एक एक शब्दों को बताया गया था। फिर क्वेश्चन बताया गया कि मन की दशा में कौन शामिल नहीं है? तो एक हेतुक शामिल नहीं है, यानी कि रीजन या कारण। तो किस धारा में रेलेवेंट है? ये 7 में। और हेतु या मोटिव किस में रेलेवेंट है? 8 में। ये क्वेश्चन आपका बना है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है, ये क्वेश्चन गलत न हो। हेतु और हेतु धारा 14 में सुसंगत न होकर 7 तथा 8 में है। अब जो भी धारा बताई जाए, साल पेपर में जाकर आप देखिए, और अगर क्वेश्चन बाहर गया हो तब हमें बताइए। वैसे एविडेंस में मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर जल्दी न जाए। मन की दशा के क्षेत्र को आपका धारा 14 में दो एक्सप्लेशन है, दो स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण मन की दशा या स्टेट ऑफ माइंड के एरिया को नैरो करता है, सीमित करता है, और ये बता देता है कि जो मन की दशा होना चाहिए वह जनरल या सामान्य न हो, बल्कि प्रश्नगत विषय के बारे में स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो। अब कब मन की दशा सामान्य कहलाएगी, कब विशिष्ट कहलाएगी, इसके लिए 3 उदाहरण मैं दिया था। फिर बेरेक का उदाहरण बाद में चलेगा, वो भी मैं बताऊंगा। एक तो आपका गोली चलाने का उदाहरण, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पूछा गया। दूसरा वाहन वाला आपका उदाहरण। तीसरा कुत्ते का उदाहरण। कम से कम 3 उदाहरण रट्टा मार कर जाइए, और कोई उपाय नहीं है। मन की दस ये हम बता चुके थे भाई, स्पष्टीकरण 1। जो हमें देखना है वह एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को देखना है। पिछली बार आपका बिहार एपीओ में भी बना था, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का जो कोरिलेट किया जाएगा, पूरा चांस रहता है। देखिए आपका पहले नियम समझ लीजिए। नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है, सजा पा लिया है, और दूसरा पुनः दूसरा अपराध करता है, या तो वैसा ही अपराध या उससे भिन्न अपराध, कुछ दशाओं में, ज्यादातर दशाओं में वैसा ही अपराध। तो जो एक तो यह जो आपका पूर्व दोष सिद्धि है, प्रीवियस जो कन्विक्शन है, आपका साक्ष्य में रेलेवेंट होगी। और क्यों रेलेवेंट होगी? बैड करेक्टर दिखाने के
हेलो। हेलो। बैटरी लेते आइए हो, 2 बैटरी लेते आइए तो बैटरी। पैसा कह दीजिएगा, अभी क्लास के बाद दिया जाएगा। हेलो। हेलो। देखिए, आपका जो प्रीवियस कन्विक्शन है, इस पर आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पहले इसके बारे में कुछ सामान्य नियम बताया जाए, तब आपका। अब जिन जिन कानूनों में जहाँ जहाँ पूर्व दोष सिद्ध या पहले से एक बार सजा पा चुका है अपराध में प्रावधान हो, या प्रीवियस कन्विक्शन का प्रावधान हो, आप प्रयास ये करेंगे कि भले 10 धाराएं हों या 20 धाराएं हों, सबको एक जगह एकत्र करेंगे। और हो सकता है कि आपका जितना एकत्रीकरण कराया जाए, 1 से अधिक क्वेश्चन आपका मिल सकता है प्री में। आपका कहाँ कहाँ किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है, वह भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आईपीसी से लेकर सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, एविडेंस बताना है, और सिया आपका संविधान भी बताना है। तो तमाम कानून आपका इस पर चलना है। और एविडेंस में जहाँ जहाँ प्रीवियस कन्विक्शन होगा, उसको हम एक जगह एकत्र करवाएंगे। तो पूर्व दोष सिद्धि करती क्या है? तो अगर एक बार कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सजा पाया है और दोबारा
या तो वैसा ही अपराध करता है या कोई अन्य अपराध करता है, तो जब दोबारा उसे सजा दी जाती है तो ये पूर्व दो सिद्धि क्या करती हैं, उसकी दंड की मात्रा को इंक्रीज करा देती हैं, बढ़ा देती हैं। अतः पूर्व दो सिद्धि कई रूपों में सुसंगत हैं, बढ़ाती ही केवल नहीं है, आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी भी कराती हैं कि एक ही अपराध के लिए अगर एक बार वह दोष सिद्ध हो चुका है तो उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा चलेगा कि नहीं, नहीं चलेगा, ये भी काम करती हैं। यानी कि दंड की मात्रा बढ़ाती भी हैं, तो पूर्व दो सिद्धि उसी मामले में नया मुकदमा चलाने से क्या करती हैं, रोकती भी हैं। अतः पूर्व दोष सिद्धि को एविडेंस में, आईपीसी में, सीआरपीसी में और पुलिस अधिनियम सब जगह समाहित किया गया है। तो पहले एविडेंस उठाया जाए और इसको लिख लीजिए, अच्छा यही रहेगा कि अलग से आप लिस्ट बना लीजिए। एक कानून का सबसे अच्छा तरीका ये है। तो पहला हम देखते हैं धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी अपराध के लिए सजा पाया है तो वह जो प्रायर कन्विक्शन है, पूर्व दोष सिद्धि है, वह उसके मन की बुरी दशा के रूप में रेलेवेंट होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑफ माइंड, मन की कैसी दशा, अच्छी दशा की बुरी दशा, तो मन की बुरी दशा के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत बनाई गई है। आपका कहाँ, धारा 14 में, और एक्सप्लेनेशन कौन है, 2। बिहार में फिर एक बार बता दिया जाए, पूछा गया था 1 है कि 2 है कि 3 है, कि इनमें से कोई नहीं। तब जब दो ही स्पष्टीकरण है तो कौन सा मार कराएंगे, दो। एक एक लाइन लिखिए। धारा भाई इसको लिख लीजिए, भले समय लग जाए, उसमें कोई शक नहीं कि एक, वैसे एक से अधिक क्वेश्चन अब मिलने के चांस हैं, क्योंकि कोरिलेशन का थोड़ा दायरा जो हम बताएंगे वो थोड़ा दायरा हम व्यापक कर दे रहे हैं। तो लिखिए धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि को, पूर्व दोष सिद्धि को मन की बुरी दशा, मन की बुरी दशा, अच्छी नहीं, बैड कंडीशन, मन की बुरी दशा के रूप में सुसंगत बनाया गया है। यानी कि आप साक्ष्य में पेश कर सकते हैं किसके लिए, मन की बुरी दशा। अब आइए दूसरा जो लिख लिया ना, दूसरा जो आपको सेक्शन उठाना है वह सेक्शन आपका 40 उठाना है, धारा 40, धारा एविडेंस की 40, जिसमें कि आप एक दो अलग बातें भी लिखिए, जिसमें कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय, रेस जुडिकेटा उसको लिख लीजिए। तो एविडेंस की कौन सी धारा हम बता रहे हैं, 40, 40, जिसमें कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय के रूप में पूर्व दोष सिद्धि को सुसंगत बनाया गया है। भाई रूप भी मैं बताते जा रहा हूं, किस रूप में, रेस जुडिकेटा के रूप में सुसंगत बनाया गया है। मतलब ही समझते रहिए। यानी कि ए ने चोरी किया था, ए पर चोरी का इल्जाम लगा था और उस चोरी के लिए वह सजा भी पाया। पुनः उसी चोरी के जुर्म में उस पर दोबारा मुकदमा चलाया जाता है तो अभियुक्त अपना बचाव ले सकता है
कि हजूर रेह जुडिकेटा लागू किया जाए, प्रांग न्याय लागू किया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 20 का खंड 2 ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही चोरी के लिए मैं एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं हो सकता। तो जो अभियुक्त हैं, जो पहला उसे दंड मिला है चोरी में, उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में क्या कर देगा, पेश। तो यही तो रेह जुडिकेटा है कि जब एक बार फैसला आ गया, हम सजा पा लिए, तो क्या उसी मामले में हम दोबारा सजा पाएंगे? तो पूर्व दोष सिद्धि धारा एविडेंस की 40 में किस रूप में सुसंगत होगा? रेह जुडिकेटा के रूप में, यानी कि दूसरा मुकदमा क्या हो जाएगा, खारिज। अगला आइए, धारा 54 है, हाँ 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एक बार देखिए तो थोड़ा, क्योंकि शनिवार आते आते भाई सेक्शन भी गलत होने लगते हैं। असल भाई इतना भाई आपका सोमवार से इतना वर्क और प्रेशर है आपका, इस समय तो एग्जाम भी तमाम है भाई, कि आपका अकेले हर एक काम करना है, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। तो इसके लिए तो भाई मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। भाई ये भी है कि भाई कोई पॉइंट मिस न हो पढ़ाते समय, अच्छा पढ़ाया जाए। अगर अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा तो भाई मार्केट है, प्रतियोगिता है, और जब आप अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो कौन टिकेगा? तो तमाम लोग तमाम कोचिंगों में जाकर रो रहे हैं, जब आते हैं तो प्रायर कन्विक्शन ही पता नहीं रहता। एक उदाहरण हम बता दें, एक लोग दिल्ली से दौलताबाद और पूरा कोचिंग पढ़े थे इलाहाबाद में, कोई कोचिंग छोड़े नहीं थे, तो कोचिंग भाई नहीं पढ़ा देगी। एक कोचिंग में आपको गाइडलाइन दी जाती हैं, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी चले जाइए। ये नहीं है कि आप कोचिंग घोर कर पिला देगी कि लो ये आपका, मने कह सकते हैं कि कोई पिला नहीं देगी। तो उसी प्रकार आपका ये भी है कि भाई आपका, और बस झारखंड में एक क्वेश्चन आसान है जो हम कोरिलेट कराएंगे, प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट, यानी कि प्रायर कन्विक्ट मने पूर्व दोष सिद्धि, और प्रायर एक्विट मने आपका पूर्व दोष मुक्ति, यानी कि बाइज्जत बरी। ये होता क्या है, बस ये शब्द ही उनको नहीं समझ में आ रहा था। अरे भाई प्रायर कन्विक्ट मने पहले एक बार सजा पाया है, प्रायर एक्विट मतलब कि बाइज्जत क्या हो गया है, बरी। तो कौन सी धारा में ये सिद्धांत है, सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी की धारा में, 300 में। और झारखंड ने क्लाज वाइज पूछा कि किस क्लाज में है, 1, तो इसी में कोरिलेट कराया जाएगा। तो आकर कई बार मैंने आपका फ़ोन करके पूछे, हम भी दंग रह गए कि दिल्ली से लड़का पढ़ कर आया है, तो क्या वहाँ प्रायर एक्विट और प्रायर कन्विक्ट नहीं बताया गया होगा? ये तो हम कोरिलेट करके कई बार बता देते हैं। तो फिर एक बार आइए, धारा 52 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 प्रायर कन्विक्शन, नई धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 याद रखना है, पूर्व दोष सिद्धि बैड करेक्टर के रूप में रेलेवेंट है, बुरा सील, अभियुक्त के बुरे सील के रूप में। भाई रटते रहिएगा किस रूप में, ये भी अभियुक्त के बुरे सील के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, बैड करेक्टर। भाई याद रखिए 54 का एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, कौन, आपका 2। तो अब अगला आइए जो बार बार पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन ज़्यादा पूछा जाता है, 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट, एविडेंस में अभी चल रहा है। 153 का 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट देखना है। भाई अटैक करिएगा फर्स्ट पर, देखिए आपका क्या कहता है। पहले एविडेंस की धारा 153 एक लाइन में समझिए, अगर किसी गवाह से कोई क्वेश्चन पूछा गया और गवाह उस क्वेश्चन का
उत्तर दे दिया तो उस उत्तर का खंडन करने, कंट्राडिक्शन करने, विरोध करने या काटने, काटना कहा जाता है, उस उत्तर को का खंडन करने के लिए अब कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये जनरल रूल है। फिर एक बार समझिए इसको। अगर वकील साहब ने किसी गवाह से कोई प्रश्न किया, गवाह ने उसका उत्तर दे दिया, तो गवाह के उत्तर का विरोध करने, खंडन करने के लिए क्या कोई नया प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? जनरली नहीं, क्योंकि अगर ऐसी छूट दे दी जाए तो प्रश्नों का क्या लग जाएगा, अंबार। और एक प्रश्न पूछा जाएगा, फिर उत्तर दिया, फिर उसको काटिए, फिर उसको काटिए, और अंतहीन सिलसिला क्या हो जाएगा, शुरू। लेकिन लेकिन वही लगाना है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका इसका अपवाद दिया गया है। अपवाद नंबर पहला ये बताता है कि अगर ऐसा अभियुक्त पहले भी कभी सजा पा चुका है, अर्थात न्यायालय द्वारा कन्विक्ट एक बार किया जा चुका है, तो उसको उसके लिए उसका उत्तर का खंडन के लिए उससे नया प्रश्न पूछा जा सकता है। एक उदाहरण, दो उदाहरण देखिए जो बार बार पूछे जाते हैं, गलत ना हो। ए एक अभियुक्त हैं चोरी के, माने ए एक अभियुक्त हैं, नहीं, ए एक गवाह है। वकील साहब ने पूछा कि हे गवाह, क्या तुम कभी इसके पहले चोरी के लिए न्यायालय द्वारा सजा पाए हो? तो गवाह ने कहा कि मैं कभी भी सजा नहीं पाया हूँ। तो इस सामान्य नियम यह है कि इस उत्तर का खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वह गवाह चोरी के लिए कभी पहले सजा पाया है, प्रायर कन्विक्ट हुआ है, पूर्व दोष सिद्ध हुआ है चोरी के लिए, और झूठ बोल रहा है, तो उसके उत्तर को काटने के लिए आपका वकील साहब साक्ष्य पेश कर सकते हैं। किसका? उसके पूर्व दोष सिद्धि का। क्या हजूर देखिए, यही व्यक्ति हैं जो गवाही के रूप में आया है, झूठ बोल रहा है। ये निर्णय देखिए, प्रमाणित कापी, ये चोरी के लिए एक बार सजा पाया है और झूठ बोल रहा है कि हमने कभी चोरी के लिए सजा नहीं पाया। तो उत्तर पूर्व दोष सिद्धि 153 के किस अपवाद में सुसंगत है? किस अपवाद में? फर्स्ट में। किस रूप में? प्रश्न उत्तर का क्या करने के लिए? खंडन। यही बताइएगा, क्या करने के लिए? गवाह द्वारा दिए गए उत्तर का खंडन। दूसरा देखिए, ये एक व्यक्ति हैं, विभाग में था, बेईमानी किया, उसे विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। तो आप लोग बताइए, क्या न्यायालय ने सजा दी कि विभाग ने नौकरी ले ली? तो ये पूर्व दोष सिद्धि मानी जाएगी कि नहीं? दिमाग लगाइए। नहीं, क्योंकि न्यायालय ने सजा नहीं दी है, बल्कि किसने बर्खास्त किया है। तो अब यहाँ फिर एक समस्या उठाइए। ये एक गवाह है, वकील साहब पूछते हैं कि क्या तुम कभी अपने विभाग से बेईमानी के लिए बर्खास्त हुए थे? और गवाह कहता है कि हम नहीं हुए थे। तो क्या वकील साहब इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं कि एक बेईमानी के लिए बर्खास्त हुआ था? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहला अपवाद केवल किस में लागू होगा? प्रायर कन्विक्शन में, आपका विभागीय कार्यवाही में नहीं। प्रायर कन्विक्शन में कौन दंड दिया रहता तो ये खंडन किया जा सकता था? न्यायालय। काफी कठिन क्वेश्चन है, आसान नहीं है कि वह पहले बेईमानी से बर्खास्त हुआ था। अब ये जो तथ्य हैं, ये साक्ष्य में रेलेवेंट नहीं होगा। ये नहीं कि रेलेवेंट मार दीजिएगा, ये रेलेवेंट नहीं होगा। थोड़ा दिमाग उल्टा चलाना है यहाँ।
आपका तर्क कहेगा कि होना चाहिए, लेकिन कानूनन ये क्या होगा, नहीं होगा। भाई पढ़ाया जाएगा आगे, लेकिन दिमाग में बैठा रहिए। इस प्रकार एविडेंस में जहाँ जहाँ प्रायर कन्विक्शन था, जिस रूप में था, वह समाप्त हुआ। अब दूसरा आ जाइए, पुलिस अधिनियम लिखिए। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 आ जाइए, पूछ सकता है वहां से भी क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 में प्रायर कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत हैं, ये रेह जुडिकेटा के रूप में सुसंगत हैं, प्रांग न्याय के रूप में। लिख लीजिएगा, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा, 34, किस रूप में, रेह जुडिकेटा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है और वह अपराध एक से अधिक कानूनों में अपराध है, तो सभी कानूनों के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन लास्ट लाइन धारा 36 की कहती है कि एक ही अपराध के लिए वह एक से अधिक बार दंडित किया जाएगा कि नहीं, तो यहाँ को नहीं किया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का सिद्धांत पुलिस अधिनियम की धारा में समाहित है, 36 मार्क कराइए। भाई दूसरे एंगल से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे खतरे का सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरे आपका जोखिम से संरक्षण। इंग्लिश वर्जन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये आपका पुलिस एक्ट में हो गया। अब आपका आया जाए सीआरपीसी में, नहीं पहले आईपीसी बता दिया जाए, तब सीआरपीसी लास्ट में, इसके बाद हल्का सा संविधान चला जाएगा। आईपीसी में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां की अगर कोई व्यक्ति एक बार सजा पाया है, दोबारा अपराध करता है, तो दंड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब पूरा तो लिखवाना भाई संभव नहीं है, फिर भी 5-6 मेन जो धाराएं हैं उसको हम जरूर लिखवाएंगे। तो झारखंड एपीओ में बना कि आईपीसी में प्रायर कन्विक्शन की धारा में है, तो पहली धारा मिलती है 75, लिखिए। आईपीसी की धारा 75 हो सकता है, यूपी में भी पूछ ले, झारखंड में पूछा गया था। पूर्व दोष सिद्धि आईपीसी की किस धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन आपका 75। अंदर से भी इसमें पूछा जा सकता है कि धारा 75 किन अध्यायों के लिए बनी है, पूरी आईपीसी के लिए नहीं, आईपीसी के केवल 2 अध्याय के लिए बनी है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अध्याय 12 और अध्याय 17, यानी कि अध्याय 12 और अध्याय 17 रट कर जाइएगा। अंदर से हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए, किस किस अध्याय के लिए, अध्याय 12 और अध्याय 17। दंड की मात्रा क्या होगी, मैं बताया, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति अध्याय 12 या अध्याय 17 मैंने संपत्ति के विरुद्ध अपराध और अध्याय 12 में सिक्का का कूटकरण, अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत किसी अपराध के लिए एक बार कन्विक्ट हुआ है और दंड 3 साल या 3 साल से अधिक पाया है, और दोबारा उसी अपराध के लिए वह कन्विक्ट किया जाता है, तो दंड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब अधिकतम दंड उसे कितना दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास। कहाँ 3 साल की सजा और कहाँ क्या बढ़ गया,
आजीवन कारावास। अब अगली जो धारा पूर्व दोष सिद्धि का आपको देखना है, वह धारा आपका 292 और 293। लिखिए आईपीसी की धारा 292 और 293। पिछली बार आपका उत्तराखंड में 292 बना और यूपीएपीओ में 293 बनी थी धारा। तो अश्लीलता आपका मने दंडनीय है 292, और तरुण को अश्लील बातें सिखाइए दिखाइए तो 293। अब एपीओ में बना था कि 293 के तहत तरुण कौन होगा, यानी कि आपका यंग पर्सन कौन होगा, तो जिसकी एज कितना से कम हो, हाँ 20 ईयर, जिसकी एज 20 साल से कम हो, यही क्वेश्चन आया था एपीओ में, वह क्या होगा, तरुण। 292 में लगातार क्वेश्चन बनता है, कम से कम 3 केस याद रखेंगे। आर बनाम कर्ल का केस पहला, जिसमें कि अश्लीलता को अपराध माना गया, और हिकलिन का वाद यही पूछा जाता है, चाहे यूपी हो और चाहे आपका उत्तराखंड हो, कि हिकलिन का वाद किस धारा से संबंधित है, तो 292 आईपीसी, और किस से, अश्लीलता से। और भारत में रणजीत डी उड़ेसी वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का केस है, रणजीत डी उड़ेसी, यानी कि हिकलिन के वाद में दी गई अश्लीलता की परिभाषा को भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया। तो 3 केस याद रखिए क्रम से। किस केस में अश्लीलता को अपराध माना गया, ये पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं गया है। कर्ल का वाद, हिकलिन का वाद की धारा से संबंधित है, उत्तराखंड में आया तो 292। और रणजीत डी उड़ेसी का केस किससे संबंधित है, 292। तो अगर एक बार अश्लीलता व्यक्त किया है तो दंड की मात्रा कम है, और दोबारा या तिबारा करता है ऐसा कार्य तो दंड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद अब आ जाइए आप 303। पूर्व दोष सिद्धि में कौन सी धारा पढ़ेंगे आईपीसी का, 303। 303 में देखिए क्या था, मिट्ठू सिंह का केस भी लिख लीजिएगा। अब ये धारा अवैध है, इलीगल है, असंवैधानिक है। अगर कोई व्यक्ति एक बार सजा पाया था लाइफ इम्प्रिजमेंट की या आजीवन कारावास की, और जब वह आजीवन कारावास भुगत रहा था तो किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दिया, तो ऐसी दशा में अब पूर्व दोष सिद्ध था, और उसी दौरान क्या किया, हत्या, तो दंड की मात्रा अब बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, और केवल अब एक ही सजा उसको दी जा सकेगी, डेथ सेंटेंस, यानी कि मृत्यु दंड। इस धारा को चैलेंज किया गया, मिट्ठू सिंह ने चैलेंज किया, और मिट्ठू सिंह ने कहा कि यह धारा अनुच्छेद 14 का समता के अधिकार का और अनुच्छेद 21 का वायलेशन करती है, क्योंकि एक व्यक्ति हत्या करता है तो उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिल सकती है, और हम हत्या किए हैं तो केवल मृत्युदंड। ये तो आर्टिकल 14 का क्या है, वायलेशन। तो हैसियत समान हो तो समान विधि लागू की जाए। आपका मिट्ठू सिंह ने ये तर्क आपका कोर्ट में रखा। उच्चतम न्यायालय ने मिट्ठू सिंह के केस में 1983 सन भी पूछा है, किस सन में, 1983 में। यहाँ तक कि जे में आर्टिकल पूछा है, किस आर्टिकल के उल्लंघन के आधार पर, तो 14 और 21 के वायलेशन के आधार पर क्या घोषित कर दिया, शून्य।
भाई लीगल भाषा में शून्य कहेंगे, अन्य भाषाओं में अवैध, असंवैधानिक, अकृत और शून्य, जो भी करिए, लेकिन लीगल भाषा में हम क्या कहेंगे? शून्य। 303 हो गया। 303 के बाद आप पढ़ेंगे 307 का सेकेंड पैराग्राफ, जो उत्तराखंड में पूछा गया था इसके पहले। कई लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। 307 का सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है, पहले ये देखिए। अगर एक व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, मैंने एक बार सजा पाया है और जीवन भर की सजा पाया है कारावास की, उसी दौरान वह अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, हत्या का प्रयास कर, हत्या नहीं, हत्या करेगा तो 303 में, और हत्या का प्रयास करेगा तो 307 के किस पैराग्राफ में? सेकंड। हत्या का प्रयास करता है तो उसे अधिकतम मृत्युदंड अब दिया जा सकेगा। तो आप लोग फिर बताइए, सकेगा में मैं लगातार बताता हूँ, विवेक है कि बाध्यकारी? अन्य दंड भी न्यायालय दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है। अब 303 और 303 और 307 के सेकेंड पैरा को एक बार पुनः कवर करना है। 303 में क्या था? आजीवन कारावास की सजा भुगतते समय क्या किया था? मर्डर। और आपका उसमें केवल एक दंड देना बाध्यकारी था, कौन सा? मृत्यु दंड। आर्बिट्रेटरी था, विकल्प नहीं था। 307 के सेकेंड पैरा में क्या है? मर्डर नहीं करता, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, हत्या का प्रयास, और मृत्यु दंड देना बाध्यकारी है कि विवेक है? विवेक है। अतः ये धारा वैध है और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 307 के सेकेंड पैरा को अवैध घोषित नहीं किया है। इसके बाद आप आ जाइए, आपका दुराचार का मामला आ जाइए। अगर कोई व्यक्ति एक बार दुराचार के लिए सजा पाया था और पुनः दुराचार करता है, रिपीट करता है उस अपराध को, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा। अब दंड की मात्रा बढ़ेगी और अधिकतम कितना हो सकेगा? फांसी की सजा या मृत्युदंड। देखिए तो कौन सा है? 376 का कौन सा खंड है? ई, कैपिटल ई लिखना है भाई। एक बार देख लीजिए आईपीसी में, तो या हम ही देख लेते हैं भाई। सीआरपीसी है तो देखिए आपका ई है, पुनरावृत्ति करता है, रिपीट करता है। कैपिटल ई लिखिएगा भाई। आपका यहाँ से इस प्रकार जो मुख्य मुख्य चीजें आपका आईपीसी में थी वह आपका समाप्त हुई। अब आइए सीआरपीसी। सीआरपीसी में पूरा लास्ट ये है, सीआरपीसी में लिखिए भाई। अब सीआरपीसी में भी एक क्वेश्चन बनता है प्रायर कन्विक्शन के बारे में, पूर्व दोष सिद्धि के बारे में, और एक जगह अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए पहला आपका जो हम शुरू कर रहे हैं आपका आभ्यासिक अपराधी से, तो सीआरपीसी की धारा 110 हैबिचुअल अफेंडर, उसको लिखते रहिए। तो सीआरपीसी में 110 भाई हैबिचुअल अफेंडर या आदतन अपराधी के मामले में। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है 211 का क्लाज 7, सीआरपीसी की धारा 211 का क्लाज 7 आता है। इसमें आपका आरोप जब विरचित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, तो उस समय पूर्व दोष सिद्धि आपका दिखाई जा सकती है। 211 का क्लाज वाइज पढ़िएगा, कौन सा है? 7।
इसके बाद आ जाइए, जो सेक्शन आपको पढ़ना है वह सेक्शन आपका है 236, उत्तराखंड में पूछा गया था, अंडरलाइन करिए। 236, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्व दोष सिद्धि को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये किस धारा में है? उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आया था, गलत न हो तो कौन सी धारा है आपका? 236 सीआरपीसी की कौन सी धारा? 236। इसके बाद आपका आ जाना है 298, ज़्यादा पूछी गई हैं। ये जो धारा अब मैं बता रहा हूँ इसमें अंदर से भी जाकर पूछा गया है। और मॉडल देखिए, सीआरपीसी की धारा 298 अच्छे से तैयार रखिएगा, यहाँ से अंदर से एमपी ने बनाया क्वेश्चन। पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी? यानी कि आपका एविडेंस के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आपका पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति यानी कि प्रायर कन्विक्शन या प्रायर एक्विटल को साबित करने के लिए तो खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो भी कारण है कि पूर्व दोष मुक्ति या पूर्व दोष सिद्धि को कैसे कोर्ट में साबित किया जाएगा। तो ऐसी दशा में किस धारा में प्रावधान है? तो 298 सीआरपीसी, गलत ना हो। उसको देखिए, चूंकि अंदर से भाई काफी क्वेश्चन बना है एमपी में, उसको अंदर से हम बता रहे हैं एक लाइन। देखिए, अगर आपका पूर्व दोष मुक्ति पूछे कि न्यायालय में मुकदमा चला और ये बाइज्जत क्या हो गया, बरी, उसको साबित करने का केवल एक ही तरीका है और वह तरीका वो है कि जिस न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया था उस न्यायालय के निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी लाइए, यानी कि निर्णय की कैसी कॉपी निकलवा कर लाइए, प्रमाणित, और कोर्ट में पेश कर दीजिए। तो इससे साबित होगा कि यह व्यक्ति एक बार इस अपराध में बाइज्जत क्या हो चुका है, बरी। तो दोष मुक्ति साबित करने का केवल एक तरीका है, क्या लाइए? निर्णय की कॉपी। लेकिन दोष सिद्धि को साबित करने के 3 तरीके हैं। यहीं अंदर जाकर एमपी ने बनाया क्वेश्चन। तीनों तरीका देखिए भाई, कि यह व्यक्ति एक बार पहले सजा पा चुका है, इसको कैसे साबित किया जा सकेगा? इसके लिए 3 तरीका है। पहला तरीका वही चलेगा कि निर्णय की क्या लाइए, प्रमाणित कॉपी, और कोर्ट में पेश करिए। दूसरा तरीका ये है आपका कि जेल का जो भार साधक अधिकारी है, यानी कि जो जेलर हैं, यह लिख कर प्रमाणित करके दे कि यह व्यक्ति हमारे जेल में इस अपराध में इतने दिनों तक रहा और सजा काटा। तो दूसरा क्या है कि जेल के भार साधक अधिकारी द्वारा क्या दिए जाने पर प्रमाण, थोड़ा मुश्किल होता है, निर्णय निकालना आसान है भाई, लेकिन तरीका है। और तीसरा तरीका है कि न्यायालय ने जो जेलर को वारंट जारी किया था कि आप इस कैदी को इतने दिनों तक अपनी जेल में रखिए, तो उस वारंट को ही क्या किया जाए, पेश, यानी कि सुपुर्द, जेल में सुपुर्दगी के वारंट को ही पेश कर दिया जाए। तो कितने तरीके हो गए? 3। तीनों अच्छे से तैयार रखिए, आपका एमपी ने बना रखा है, हो सकता है यूपी भी बना दे या आगे भी। उपायुक्त सभी मार कर आइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगली धारा आइए, पूर्व दोष सिद्धि में सीआरपीसी की धारा 300 काम करती है। वैसे 300 का क्लाज 1 लिखिए, प्रायर कन्विक्ट
और प्रायर एक्विट लिख लीजिए। तो इसको आपका पूछा गया है कि 300 के क्लाज 1 में क्या सिद्धांत समाहित हैं। झारखंड ने बनाया था प्रायर कन्विक्ट, प्रायर एक्विट और दोनों। तो क्या मार कराएंगे? दोनों। प्रायर मतलब होता है पहले या पूर्व, कन्विक्ट मतलब दोष सिद्धि, और एक्विट मतलब दोष मुक्ति। तो लिखिए एक लाइन, पूर्व दोष सिद्धि तथा पूर्व दोष मुक्ति दोनों का प्रावधान है। भाई खंड वाई लिखिएगा। 300 का कौन सा क्लास? 1, पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रायर कन्विक्ट, और पूर्व दोष मुक्ति यानी कि प्रायर एक्विटल, दोनों प्रावधान की धारा में है। आपका 300 में नहीं, क्लास वाइज पढ़ना है 1। इसके बाद 356 पूछी जाती है। अगली धारा लिखिए 356। 356 से भी क्वेश्चन बनता है कि अगर पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति है तो पता का सूचना देने के लिए कहा जा सकता है कि अपने निवास की सूचना दो। तो ये तो पुलिस एक्ट में भी, आप पुलिस रेगुलेशन में भी पढ़े थे, और यही बात सीआरपीसी में। तो कितने दिन तक पता बताते रहो? अगले 5 साल। रट कर जाइए, कितने साल बताया गया? 5 साल। इस प्रकार आपका जो इसके बाद जमानत में आपका थोड़ा बहुत आता है 437 में। लिखिए भाई, वो भी लिखवा दिया जाए। 437। हाँ? हेलो। हेलो। देखिए पूरा हो जाए भाई, ताकि आपका, तो ये आपका सीआरपीसी में आपका एक जगह और है 437। उसमें ये है कि अगर अभियुक्त एक बार कन्विक्ट हुआ था और आपका पुनः अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट इस आधार पर बेल देने से, जमानत देने से क्या कर सकते हैं? इनकार। ये 437 में मामला जाएगा। 5 साल के लिए पूर्व दोष सिद्धि व्यक्ति को पता कहा जाएगा कि बताओ। बस एक लाइन याद रखना है। देखिए एक और भाई, आपका कुछ लोग मैंने कल से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीआर एक लास्ट में बता दिया जाए। सीआरपीसी की धारा 195 पूछ रहे हैं कुछ लोग। मैंने आपका
तो 195 एक दो लाइन बता दिया जाए, कई लोग आपका मैंने फ़ोन भी किए। तो सीआरपीसी की धारा 195 आपका ये बताती हैं कि अगर किसी लोक सेवक ने कोई आदेश दिया और आपने उस आदेश का वायलेशन किया, तो केवल और केवल मामला आपका ज़्यादातर परिवाद ही होगा और परिवाद पर ही मामला आगे बढ़ेगा और आपका परिवाद आम आदमी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? लोक सेवक या उसका वरिष्ठ अधिकारी। इसी प्रकार अगर न्यायालय में कोई फॉल्स एविडेंस दिया है तो आम आदमी परिवाद नहीं कर सकता, स्वयं परिवाद करना होगा। किसको? न्यायालय को। तो यहाँ क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा बना है कि परिवाद कौन कर सकता है, तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः कोई भी व्यक्ति। क्या न्यायालय भी परिवाद करता है? तो कई लोग नहीं बता पाए। करता है। अगर मामला सीआरपीसी की धारा में आ जाए 195। तो कौन से मामले हैं पूछ ले, तो मिथ्या साक्ष्य देने इत्यादि के मामले। तो लास्ट लाइन ये रहा कि अगर न्यायालय में फॉल्स एविडेंस किसी ने दिया है तो वह न्यायालय स्वयं परिवाद करेगा उस अभियुक्त के खिलाफ जिसने क्या दिया है, फॉल्स। आप नहीं कर सकते, आप केवल एप्लीकेशन जरूर दे सकते हैं कि हजूर आप इनके खिलाफ क्या करिए, कार्रवाई। मांग कर सकते हैं, मांगे न माने न माने, ये बस भाई आपके ऊपर नहीं है। तो चूंकि आज सीआरपीसी की धारा 195 आ भी जाएगी शाम को, तो भाई देखिए जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने आपका डायरेक्ट भी हमसे पूछ सकते हैं या इनडायरेक्ट भी। मैंने आपका जैसे कि आप शर्मा रहे हो पूछने में, तो अभी शर्माएंगे तो जीवन भर शर्माते रहेंगे। तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। तो 4-5 लोग आपका कल से पूछ चुके हैं, इसलिए बताना जरूरी था। लोग कहे कि सार्वजनिक रूप से बता दीजिए क्योंकि ये चर्चा का विषय है कोचिंग में। 195 195 और कहाँ से प्रश्न उठा, अभी तक इसकी जांच चल रही है। यानी कि किसने ये प्रश्न उठाया अभी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रश्न आया है। तो भाई कौन उठाया इससे कोई मतलब हमें नहीं है, और कौन उठाया कौन नहीं, बस प्रश्न का जवाब देने से मतलब है। तो जो भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं भाई। तो इस प्रकार आज की क्लास भाई समाप्त किया जाए। अभी शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना रह ही गया। यानी कि शारीरिक संवेदना का मतलब बहुत शरीरिया पिरो रहा है बहुत आज गर्मी है, तो ये शारीरिक संवेदना अनुभव। और शरीर की दशा, बहुत पहलवान था खली जैसे या बहुत सिरकिंडी था, यानी कि इतना पतला था कि क्या ये मार सकता है, ये तो खुद ही मरहट है, मरघट में है। तो आपका बताया जाएगा सोमवार को। सोमवार को ही क्लास चलेगी भाई, क्योंकि देखिए अब हाँ भाई ये कल टेस्ट नहीं होगा भाई, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम है। अभी मैसेज मैं कर दूंगा। तो जो टेस्ट पेपर आपका एपीओ का होता है, कई लोग का फ़ोन भी आया, वह स्थगित रहेगा। यानी कि जो एपीओ का टेस्ट होता है कल आपका स्थगित रहेगा। अभी आपका शाम तक मैसेज भी कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते से देखिए प्रयास करते हैं जे का भी टेस्ट अब शुरू कराया जाए, ताकि भाई एक हफ्ते में एक ही बार होता है टेस्ट, तो भी 10-15 टेस्ट बने, परीक्षा होते होते हो जाए। प्रयास करते हैं हम।